ब्रेकअप। अमेरिका से फोन पर रागिनी के ये शब्द सुनकर मदन को लगा जैसे उसके कानों में पिघलता शीशा डाल दिया गया हो। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसकी भाभी उमा ने जब पूछा कि क्या हुआ मुन्नू, तेरी आंखों में आंसू क्यों, तो वह रोने लगा और बोला, अब सब कुछ खत्म है भाभी। 5 सालों तक मुझसे प्यार करने के बाद रागिनी ने दूसरा जीवन साथी चुन लिया है। भाभी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मुन्नू तू रागिनी को अब भूल जा, वह तेरे लायक थी ही नहीं। उमा मदन की भाभी हैं, जो उम्र में उससे 10 साल बड़ी हैं। वे मदन को प्यार से मुन्नू बुलाती हैं। मदन महाराष्ट्र का रहने वाला है। मुंबई के उपनगरीय छोटे शहर में उसके पिताजी राज्य सरकार में नौकरी करते थे। उनका अपना एक छोटा सा घर था। मदन की मां गृहिणी थी। मदन के एक बड़े भाई महेश उससे 12 साल बड़े थे। मदन के माता पिता और बड़ा भाई किसी जरूरी कार्य से मुंबई गए थे। 26 नवंबर की शाम को वे लोग लौटने वाले थे, मगर उसी शाम को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आतंकी हमले में तीनों मारे गए थे। उस समय मदन 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। आगे उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की इच्छा थी। पढ़ने में वह काफी होशियार था, पर उसके सिर से माता पिता और भैया तीनों का साया अचानक उठ जाने से उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा था। मदन के अभिभावक के नाम पर एकमात्र उसकी भाभी उमा ही बची थी। उमा का 5 साल का एक लड़का राजेश भी था, पर उमा ने मदन को कभी भी अपने बेटे से कम प्यार नहीं किया। उमा को राज्य सरकार में अनुकंपा की नौकरी भी मिल गई थी और सरकार की ओर से कुछ मुआवजा भी। अब उमा ही मदन की माँ, पिता और भाई सब कुछ थी। मदन भी उमा को माँ जैसा प्यार और सम्मान देता था। मदन ने पढ़ाई जारी रखी। उसे भाभी ने विश्वास दिला रखा था कि वे उसे हर कीमत पर इंजीनियर बनाकर रहेंगी। मदन का महाराष्ट्र के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरिट पर दाखिला हो गया। इस कॉलेज में बिहार के भी काफी विद्यार्थी थे, जो भारी भरकम डोनेशन देकर आए थे। इन्हीं में एक लड़की रागिनी भी थी, जो मदन के बैच में ही पढ़ती थी। वह पढ़ाई लिखाई में अति साधारण थी, इसलिए उसके पिता ने डोनेशन देकर उसका भी एडमिशन करा दिया था। उसके पिता केंद्र सरकार के एक उपक्रम में थे, जहां ऊपरी आमदनी अच्छी थी। रागिनी को पिता से उसके बैंक अकाउंट में काफी पैसे आते थे और उसका अपना एटीएम कार्ड था। वह दिल खोलकर पैसे खर्च करती थी। अपने दोस्तों को बीच बीच में होटल में खिलाती थी और कभी भी मूवी भी दिखाती थी, इसलिए उसके चमचों की कमी नहीं थी। सेकेंड ईयर के अंत तक उसकी दोस्ती मदन से हुई। मदन वैसे तो अपना ध्यान पढ़ाई में ही रखता था, पर दोनों एक ही ग्रुप में थे, इसलिए वह रागिनी की पढ़ाई में पूरी सहायता करता था। रागिनी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी। 3rd ईयर जाते जाते दोनों में दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। रागिनी और मदन अब अक्सर शनिवार और रविवार को कॉफी हाउस में कॉफी पर तो कभी किसी होटल में खाने पर मिलते थे, पर पहल रागिनी की होती थी। दोनों ने अमेरिका में एमएस करने का निश्चय किया और इसके लिए जरूरी परीक्षा भी दी थी। मदन अपनी भाभी से कुछ भी छिपाता नहीं था, रागिनी के बारे में भी बता रखा था। दोनों सोच रहे थे कि स्कॉलरशिप मिल जाती तो रास्ता आसान हो जाता। अमेरिका में पढ़ाई के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। हालांकि रागिनी को कोई चिंता न थी, उसके पिता के पास पैसों की कमी नहीं थी। रागिनी की बड़ी बहन का डोनेशन देकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला करा दिया था। खैर, रागिनी और मदन दोनों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी हो गई, पर स्कॉलरशिप दोनों में से किसी को भी नहीं मिल सकी थी। स्टूडेंट वीजा F1 के लिए पढ़ाई और रहने व खाने पीने पर आने वाली राशि की उपलब्धता बैंक अकाउंट में दिखानी होती है। रागिनी के पिता ने तो प्रबंध कर दिया, पर मदन बहुत चिंतित था। उसकी भाभी उमा सब समझ रही थी। उन्होंने मदन को भरोसा दिलाते हुए कहा, मुन्नू तू जाने की तैयारी कर, मैं हूँ न, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। और उमा ने गांव की कुछ जमीन बेचकर और कुछ जमा पैसे निकालकर मदन के अमेरिका में पढ़ाई के लिए पैसे बैंक में जमा करा दिए। रागिनी और मदन दोनों को वीजा मिल गया और दोनों अमेरिका चले गए, पर दोनों का एडमिशन अलग अलग यूनिवर्सिटी में हुआ था। खैरियत थी कि दोनों के कॉलेज मात्र 1 घंटे की ड्राइव की दूरी पर थे। रागिनी को कैलिफोर्निया की सांता क्लारा यूनिवर्सिटी में
एडमिशन मिला था, जबकि मदन को उसी प्रांत की विश्व स्तरीय बर्कले यूनिवर्सिटी में। रागिनी अमीर बाप की बेटी थी। उसने अमेरिका में एक कार ले रखी थी। दोनों वीकेंड शुक्रवार से रविवार में अक्सर मिलते, साथ खाना पीना और रहना भी हो जाता था। ज्यादातर रागिनी ही मदन के पास जाती थी। कभी मदन रागिनी के यहाँ बस से चला जाता तो रविवार रात को वह मदन को कार से छोड़ देती थी। दोनों एक दूसरे को जन्मदिन और वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट जरूर देते थे। ये बात और थी कि रागिनी के गिफ्ट कीमती होते थे। मदन ने भाभी को सब बातें बता रखी थीं। उधर रागिनी ने भी माता पिता को अपनी लव स्टोरी बता दी थी। उमा भाभी को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने मदन से बस इतना ही कहा था कि कोई गलत कदम नहीं उठाना और किसी लड़की को धोखा नहीं देना। मदन ने भी भरोसा दिलाया था कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा। रागिनी के पिता को मदन के महाराष्ट्रियन होने पर तो आपत्ति नहीं थी, पर उसकी पारिवारिक स्थिति और विशेषकर आर्थिक स्थिति पसंद नहीं थी और उन्होंने बेटी से साफ कहा था कि कोई अच्छा पैसे वाला लड़का ही उसके लिए ठीक रहेगा। शुरू में रागिनी ने कुछ खास तवज्जो इस बात को नहीं दी थी और उनका मिलना जुलना वैसे ही जारी रहा था। दोनों ने शादी कर आजीवन साथ निभाने का वादा किया था। मदन लगभग 2 साल बाद अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर भारत आ गया था। उधर रागिनी भी उसी के साथ अमेरिका से मुंबई तक आई थी। वो 2 दिन तक मदन के ही घर रुकी थी। उमा भाभी ने उससे पूछा भी था, अब तुम दोनों का आगे का क्या प्रोग्राम है? रागिनी ने कहा, भाभी अभी मास्टर्स करने के बाद 1 साल तक हम दोनों को पीटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने की छूट है। इस दौरान हम किसी कंपनी में 1 साल तक काम कर सकते हैं और हम दोनों को नौकरी भी मिल चुकी है। इस 1 साल के पीटी के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। आपको मदन ने कुछ बताया नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मदन ने सब कुछ बताया है, पर शादी के बाद क्या करना है? मेरा मतलब नौकरी यहाँ करोगी या अमेरिका में? भाभी ने पूछा। रागिनी ने कहा, मैंने सब मदन पर छोड़ दिया है। जैसा वह ठीक समझे वैसा ही होगा भाभी, अब आप निश्चिंत रहिए। 2 दिन मुंबई रुककर रागिनी बिहार अपने माता पिता के घर चली गई। रागिनी की बात सुनकर उमा को भी तसल्ली हो गई थी। उनकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती थी। उन्हें अपनी चिंता तो नहीं थी, पर उनका बेटा राजेश तो अभी हाई स्कूल में ही था। मदन ने भी उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे इसकी चिंता छोड़ दें। अब भाभी और भतीजा राजेश दोनों उसकी जिम्मेदारी थे। बेटे समान देवर पर तो उन्हें अपने से ज्यादा भरोसा था। चिंता थी तो दूसरे घर से आने वाली देवरानी की, जो न जाने कैसी हो, पर रागिनी से बात कर उमा थोड़ा निश्चिंत हुई। उधर रागिनी ने जब अपने घर पहुंचकर मदन के बारे में बताया तो पिता ने कहा, बेटी तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, पर सोच समझ कर ही फैसला लेना। मदन में तो मुझे कोई खराबी नहीं लगती है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मदन के परिवार में तुम एडजस्ट कर पाओगी? रागिनी ने कहा, मदन के परिवार से फिलहाल तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, पर मैं एक बार उनसे मिलना चाहूँगा, पिता ने कहा। रागिनी बोली, ठीक है, आप जब कहीं उसे बुला लेती हूँ। पिता ने कहा, नहीं अभी नहीं, मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। लगभग 2 सप्ताह के बाद रागिनी और मदन दोनों अमेरिका लौट गए। दोनों ने वहां नौकरी शुरू की, परंतु दोनों की कंपनियां अमेरिका के 2 छोरों पर थीं। एक की पूर्वी छोर अटलांटिक तट पर तो दूसरे की पश्चिमी छोर प्रशांत तट पर कैलिफोर्निया में। दोनों के बीच हवाई यात्रा में भी 6 घंटे तक लगते थे, इसलिए अब मिलना जुलना न के बराबर रहा। अब बस इंटरनेट से वीडियो चैटिंग होती थी। इस बीच रागिनी की कंपनी में एक बड़े सेठ के लड़के कुंदन ने नौकरी ज्वाइन की। उसके पिता की मुंबई में ज्वेलरी की दुकान थी। कुंदन बड़े ठाठबाट से अकेले 2 बेड के फ्लैट में रहता था और शानदार एसयूवी का मालिक था। रागिनी की भी अपनी एक छोटी कार थी। रागिनी उससे काफी इम्प्रेस्ड थी। एक वीकेंड में कुंदन की गाड़ी में ऑरलैंडो गई थी। वहाँ बीच पर एक होटल में एक रात उसी के साथ रुकी थी। फिर उसके साथ एक दिन डिज्नी वर्ल्ड की सैर भी की थी। मदन से उसकी चैटिंग भी कम हो गई थी। कुंदन के बारे में भी उसने मदन को बताया था, पर घनिष्ठता के बारे में नहीं। उधर मदन कैलिफोर्निया में एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था।
अधिकतर खुद ही खाना बनाता था क्योंकि उसे फास्ट फूड पसंद न था। एक 2 सीटर कार थी। एक दिन अचानक रागिनी ने फोन कर बताया कि वो पापा के साथ शनिवार को मिलने आ रही है और सोमवार सुबह की फ्लाइट से लौट जाएगी। मदन ने 3 दिन के लिए एक रेंटल कार बुक कर ली थी और बगल वाले स्टूडियो अपार्टमेंट, जो एक मित्र का था, की चाबी ले ली थी उन लोगों को ठहराने के लिए। शनिवार को मदन एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव कर ले आया था। उस दिन का मदन का बनाया लंच तो सबने घर पर ही खाया, पर बाकी खाना होटल में होगा तय हुआ। खाने का पूरा बिल मदन ही पे करता था। रागिनी के पिता ने मदन से उसके आगे का प्रोग्राम पूछा तो उसने कहा, अंकल, 1 साल पीटी के बाद हो सकता है मुझे इंडिया लौटना पड़े। अब भाभी की तबीयत कैसी रहती है उस पर निर्भर करता है। वैसे मेरी कंपनी का मुंबई में भी ऑफिस है, ये लोग मुझे वहाँ पोस्ट करने को तैयार हैं। रागिनी के पिता ने जवाब में सिर्फ हूँ भर कहा था। इसके बाद रागिनी पिता के साथ लौट गई थी। अब रागिनी कुंदन के साथ अक्सर वीकेंड में घूमने निकल जाती। मदन के साथ वीडियो चैटिंग बंद हो गई थी। सप्ताह के बीच में ही छोटी मोटी चैटिंग हो जाती थी। इस बीच रागिनी का बर्थडे आया। मदन ने एक लेडीज पर्स गिफ्ट भेजा था तो दूसरी तरफ कुंदन ने सोने के इयररिंग्स भेजे थे। दरअसल यहाँ न्यू जर्सी में भी उसके रिश्तेदार की दुकान थी, वहीं से भिजवा दिए थे। रागिनी के पिता भी अभी तक वहीं थे। उन्होंने कुंदन के बारे में पूछा तो रागिनी जितना जानती थी उतना बता दिया। इत्तेफाक से इस शनिवार को कुंदन गाड़ी लेकर पहुंच गया था। रागिनी ने पापा से परिचय कराया। उसने कहा, अंकल, क्यों ना हम लोग फ्लोरिडा चलें? कल वहां से रॉकेट लॉन्च हो रहा है, हम लोग रॉकेट लॉन्चिंग भी देख लेंगे। वे तीनों फ्लोरिडा के लिए चल पड़े। कुंदन ही ड्राइव कर रहा था और पापा आगे बैठे थे। रास्ते में बातों में उन्होंने कुंदन से अमेरिका में आगे के प्रोग्राम के बारे में पूछा तो वह बोला, अंकल, मैं तो यहीं नौकरी कर सेटल होऊंगा। हो सकता है साथ में ज्वेलरी का बिजनेस भी शुरू करूं। कुंदन ने एक 4 सितारा होटल बुक कर रखा था। तीनों एक ही कमरे में रुके थे। अगली सुबह रॉकेट लॉन्चिंग देखकर फ्लोरिडा से लौट चले। रागिनी के पापा जब तक वहां रहे, कुंदन रोज शाम को होटल से डिनर पैक कराकर घर ले आता था। एक बार रागिनी से पापा ने पूछा था, मुझे तो कुंदन मदन से बेहतर लड़का लगता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? वह बोली, कुंदन अच्छा तो जरूर है पर अभी हम दोस्त भर हैं। अभी उसके मन में क्या है कह नहीं सकती हूँ। पापा ने कहा, थोड़ा आगे बढ़कर उसके मन को भांपो। आखिर इतनी रुचि तुम में वह क्यों ले रहा है? और तुम तो समझ सकती हो कि तुम दोनों बहनों की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए हैं मैंने, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों को कोई कमी न महसूस हो। और मदन अपनी भाभी और भतीजे के साथ मुंबई में ही रहने वाला है। रागिनी बस चुप रही थी। कुंदन रागिनी के पिता के इंडिया लौटते समय उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आया था और रागिनी के माता पिता दोनों के लिए गिफ्ट लाया था। मदन से उसका संपर्क बहुत कम रह गया था। सप्ताह में 1-2 बार फोन या चैटिंग हो जाती थी। पापा के जाने के बाद रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि कुंदन और मदन में से किसे चुने, जबकि उसके पापा बार बार कुंदन की तरफदारी कर रहे थे। जो भी हो, रागिनी का कुंदन से मेलजोल बढ़ने लगा था और मदन से उसका संपर्क कम हो रहा था। इसी बीच कुंदन ने एक दिन उसे प्रपोज करते हुए कहा, रागिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोच लो ठीक से, क्योंकि मैंने अमेरिका में ही सेटल होने का निश्चय किया है। रागिनी को अमेरिकन जीवन शैली और वातावरण तो पसंद थे, फिर भी कुंदन से उसने थोड़ा वक्त मांगा था। उधर उमा भाभी को दिल का दौरा पड़ा था। 4 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। उमा के भैया भाभी ने सब संभाल लिया था। मदन को भी फोन आया था। खुद उमा ने अस्पताल से बात की थी और कहा था, मुन्नू, तू मेरी चिंता मत कर, यहाँ सब ठीक है। इसके 1 महीने के अंदर ही मदन भारत लौट आया था। मुंबई में ही उसकी अमेरिकन कंपनी में पोस्टिंग हुई। आने से पहले उसने रागिनी से पूरी बात बताकर कहा था, मैं तो अब इंडिया लौट रहा हूँ और मुझे वहीं सेटल होना है। तुम्हारी भी तो पिटी अब खत्म हो रही है। तुम इंडिया कब आओगी या अभी वहीं नौकरी करनी है? रागिनी असमंजस में थी। कहा, अभी तुरंत इंडिया लौटने का प्लान नहीं है।
मुझे एक वर्क वीजा भी मिल गया है। अब यहाँ नौकरी कर सकती हूँ। कुछ दिन यहाँ नौकरी कर देखती हूँ। तुमको कुंदन के बारे में बताया था, वह भी इंडिया नहीं जा रहा है। उसको भी एक वीजा मिल गया है। इधर मदन अपनी भाभी और भतीजे के साथ मुंबई में था। भाभी को कोई भारी भरकम काम करना मना था। मदन और भतीजा राजेश दोनों उमा को काम नहीं करने देते थे। उधर रागिनी के माता पिता उसे कुंदन की ओर प्रेरित कर रहे थे। धीरे धीरे रागिनी भी कुंदन को ही चाहने लगी। कुंदन ने तो अमेरिका में एक बड़ा सा घर भी लीज पर ले लिया था। एक बार मदन ने फोन पर पूछा, रागिनी, आखिर तुमने इंडिया आने और हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है? फैसला जल्दी लेना, मैं तो यहीं रहूंगा। रागिनी बोली, मैं तो इंडिया नहीं आ सकती। तुम अगर अमेरिका शिफ्ट कर सकते हो तो फिर शादी के बारे में सोचेंगे। अब फैसला तुम्हें करना है। मदन बोला, मैं तो माँ जैसी भाभी को यहाँ छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। तो तुम बोलो क्या चाहती हो? रागिनी ने कहा, तो फिर बहस क्या करनी है, समझ लो ब्रेकअप। और फोन कट गया। मदन ने समझ लिया कि रागिनी की जिंदगी में अब कुंदन आ गया है। उसने भाभी को भी कुंदन के बारे में बता दिया। भाभी ने उसे रोते देख कहा, मुन्नू, रागिनी को फोन लगा, जरा मैं भी बात करके देखती हूँ। मदन ने फोन लगाकर भाभी को दिया। उमा ने रागिनी से पूछा कि उसका इरादा क्या है, तो रागिनी ने कहा, मैं वहाँ नहीं आ सकती और मदन यहाँ नहीं। मैंने तो अपना जीवन साथी यहाँ चुन भी लिया है। मदन को भी बोलिए वह भी ऐसा ही करे। उमा ने फिर कहा, रागिनी, तेरे लिए यहाँ मदन आंसू बहा रहा है, कह रहा है 5 सालों की दोस्ती और प्यार भरे रिश्ते को रागिनी ने आसानी से कैसे तोड़ दिया। तुम एक बार फिर सोचकर बताओ। रागिनी बोली, अब और समय गंवाना बेवकूफी है। मदन से बोलिए समझदारी से काम ले और अपना नया साथी ढूंढ ले। थोड़ी देर फोन पर दोनों ओर से खामोशी रही। फिर उमा ने ही पूछा, तो फिर मैं मदन को क्या बोलूं? क्या तुम कुंदन को? रागिनी ने बीच में उमा की बात काट दी और झल्लाकर तीखी आवाज में बोली, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, फुल एंड फाइनल, और फोन काट दिया। इस बार उमा ने मदन से कहा, मुन्नू, तू भी रागिनी को भूल जा, उसे कुंदन चाहिए। उसे कुंदन का ढेर सारा कुंदन भी चाहिए। कुंदन का मतलब जानता है न मुन्नू? सोना गोल्ड चाहिए उसे। तुझे उससे अच्छी जीवन संगिनी मिलेगी। देखने में भले रागिनी नाटी है, पर है बड़ी तेज। जाने दे उसे। ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।